8 नवंबर 2016 इस दिन एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने पूरे भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करी कि 500 और 1000 रुपए वाले नोट्स को डीमोनेटाइज किया जा रहा है। लेकिन ये एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक ओवरवेलमिंग एक्सपेरिमेंट साबित हुआ जिसने रातों रात 86% कैश को इनवैलिड कर दिया, जिसके बाद एटीएम्स के बाहर लंबी लाइंस लगना शुरू हो गई। और यही वो समय था जब भारत ने इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल ओवरहॉल को ऑब्जर्व किया। लेकिन क्या ये पॉलिसी काले धन को खत्म करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक थी या फिर आम इंसान के लिए एक बड़ी मुसीबत? और क्या इसके ऑब्जेक्टिव सच में अचीव हुए या फिर नहीं? चलिए आज की वीडियो में इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डीमोनेटाइजेशन की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। ये डिसीजन इंडिया के इतिहास में पहली बार नहीं था। नोटबंदी एक पुरानी टेक्निक थी जो वक्त वक्त पर ब्लैक मनी को रोकने के लिए इस्तेमाल हुई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनवरी 1946 में 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट्स को डीमोनेटाइज किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये हाई वैल्यू नोट्स प्रॉफिटरिंग और होर्डिंग के लिए ब्लैक मार्केट के अंदर घूम रहे थे। उस टाइम के 1000 रुपए आज के लाखों रुपए के बराबर थे। गवर्नमेंट ने इन नोट्स को एक्सचेंज करने की परमिशन दी, लेकिन हर इंडिविजुअल को डिक्लेरेशन देना था कि जो पैसा वो एक्सचेंज करा रहे हैं वो लेजिटिमेट है। बहुत सारे नोट्स वापस आए, लेकिन स्केल बहुत छोटा था। टोटल करेंसी में से बहुत कम नोट्स एक्सचेंज हुए थे, क्योंकि ब्लैक मनी का असली नेटवर्क अंडरग्राउंड एसेट्स में छुपा था, न कि कैश में। फिर आगे चलकर 1978 में पीएम मोरारजी देसाई लेड जनता पार्टी गवर्नमेंट ने भी 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट्स को डीमोनेटाइज किया। ये इमरजेंसी के बाद का टाइम था जब करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा पीक पर था। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये हमला था अनडिक्लेयर्ड वेल्थ पर। उन्होंने होल्डर्स को परेशान करने के लिए हाई डिनोमिनेशन नोट्स को इनवैलिड किया, लेकिन इस बार भी लिमिटेड सक्सेस ही मिल पाई। एसबीआई के एक एडवाइजर ने एडमिट किया कि प्रोस्क्राइब किए हुए नोट्स में से 25% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस ही नहीं आए। ब्लैक मनी का असली सोर्स जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड और फॉरेन अकाउंट्स ये सब छूट गए। क्रिटिक्स ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। लॉन्ग टर्म के अंदर काउंटरफिटर्स ने नए नोट्स बना लिए थे। इन दोनों के स्टडी से हमें पता चलता है कि डीमोनेटाइजेशन होल्डर्स के लिए शॉक थेरेपी तो हो सकती है, पर अगर सिस्टम में गैप्स हों तो ये लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती। फिर इसके बाद नेक्स्ट बिग मूव के लिए इंडिया ने 33 ईयर्स तक वेट किया। 2011 से 2016 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी ऑफिशियल्स को हैरान कर दिया। 500 और 1000 रुपए वाले हाई डिनोमिनेशन नोट्स की क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव ग्रोथ देखने के लिए मिली। मार्केट में 500 रुपए के नोट 76% बढ़ गए और 1000 रुपए वाले नोट्स में 108% का सर्ज हुआ, जबकि रियल जीडीपी में सिर्फ 30% ग्रोथ हुई थी। इस इंसिडेंट ने इकोनॉमिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चिंता में डाल दिया, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ के अंदर करेंसी सप्लाई जीडीपी के साथ बढ़ती है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ ने टैक्स इवेजन, करप्शन और इलिसिट कैश जैसे सस्पिशन खड़े कर दिए। उस टाइम इंडिया की 90% वर्कफोर्स कैश डिपेंडेंट थी। इन हाई डिनोमिनेशन नोट्स का बढ़ना टेरर फाइनेंसिंग, फेक करेंसी और स्मगलिंग से भी जुड़ा था, स्पेशली बॉर्डर्स पर। फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब टाइम आ गया है एक बड़ा धमाका करने का, क्योंकि स्केल इतना बड़ा हो गया था कि इस बार ब्लैक मनी का पूरा नेटवर्क हिल सकता था। लेकिन यह डिसीजन ओवरनाइट नहीं लिया गया। बिहाइंड द सीन्स महीनों से प्रिपरेशन चल रही थी। मई 2016 में ही आरबीआई ने नए 500 और 2000 रुपए के नोट्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जहां के QR कोड्स और बेटर वाटर मार्क्स जैसे नए सिक्योरिटी फीचर्स अपनाए गए, क्योंकि अब की बार स्केल मैसिव था। अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट्स की रिप्लेसमेंट होनी थी, जो टोटल करेंसी का 86% हिस्सा कैरी करते थे। इस प्रोसेस में एटीएम्स को भी नए नोट्स के लिए रिकैलिब्रेट करना पड़ा, जिसके बाद 8 नवंबर को शाम 6 बजे आरबीआई बोर्ड डीमोनेटाइजेशन के लिए फॉर्मल अप्रूवल दे देता है। फिर 2 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टीवी पर लाइव आकर डीमोनेटाइजेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं। उस दिन रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट्स का लीगल टेंडर खत्म होने वाला था। 86% कैश का इनवैलिड हो जाना सिर्फ कोई इकोनॉमिक इवेंट ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल शॉक भी था। मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया कि जेन्युइन टैक्स पेयर्स को डरने की जरूरत नहीं है और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए ये स्टेप हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब सिस्टम की सफाई ऊपर से नीचे तक होने वाली थी। जहां सभी लूप होल्स को टारगेट करने की बात हुई, देश भर में लोग टीवी के सामने जम गए। कुछ लोग तो इस डिसीजन से खुश थे, लेकिन कुछ शौक में सिर पकड़कर बैठे हुए थे। अब बात करते हैं कि ये डिसीजन ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट हुआ था। तो अनाउंसमेंट के साथ ही एक विंडो ओपन कर दी गई, जहां लोग 30 दिसंबर 2016 तक अपने पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट्स बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते थे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट रखा गया। इनिशियली पर पर्सन ओवर द काउंटर एक्सचेंज लिमिट सिर्फ 4000 रुपए रखी गई, ताकि सिस्टम भी ओवरलोड ना हो और होल्डर्स को भी कोई एडवांटेज ना मिल सके।
एटीएम से विड्रॉल लिमिट भी 2000 रुपये पर डे रखी गई, क्योंकि नए नोट्स लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल थे। सोचिए, एक छोटा दुकानदार या डेली वेज वर्कर जिसका पूरा घर कैश पे चलता हो, आखिरकार उसके लिए ये लिमिट्स क्या मतलब रखती होंगी। एक तरफ गवर्नमेंट का लॉजिक था कि कंट्रोल ट्रांजिशन होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ आम इंसान स्ट्रगल कर रहा था। फिर धीरे धीरे इन लिमिट्स को एडजस्ट किया गया। पहले एक्सचेंज लिमिट रिवाइज हुई, फिर बैंक से विड्रॉल कैप बढ़ाया गया। इस पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम पर जन धन अकाउंट्स पर भी क्लोज मॉनिटरिंग शुरू हुई, ताकि किसी और की ब्लैक मनी इन अकाउंट होल्डर्स के थ्रू लीगल ना बन जाए। ये एक बैलेंसिंग एक्ट था, जिससे सिस्टम को भी लिक्विडिटी मिली और ब्लैक मनी होल्डर्स को भी किसी प्रकार का एडवांटेज नहीं मिल पाया। अब आते हैं नए नोट्स पर। तो डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट के साथ ही सरकार ने नए 500 और 2000 रुपए के नोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी मई 2016 से स्टार्ट हो चुकी थी। बस अब वो पब्लिक स्टेज पर उतर रहे थे। पर इनिशियली नॉर्मल जनता को इन नए नोट्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। पूरे देश के लिए इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतने बड़े स्केल पर कैश सप्लाई रेडी करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। एटीएम्स का साइज भी पुराने नोट्स के हिसाब से कैलिब्रेटेड था। नए 2000 रुपए के नोट का साइज पहले वालों से अलग था, तो इसीलिए एटीएम्स को नए नोट साइज के हिसाब से रिकैलिब्रेट करना पड़ा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अनाउंसमेंट के बाद कई दिनों तक बैंक्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगना शुरू हो गई। लोग सुबह से शाम तक बस लाइंस में लगकर नोट्स एक्सचेंज करवाने में बिजी रहते थे। डेली ट्रांजैक्शन के लिए छोटे नोट्स की कमी थी, जिससे लोकल मार्केट्स पर डीमोनेटाइजेशन का तुरंत असर देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं कि आखिरकार डीमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी। आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल है। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस तो पुराने नोट्स को बैन करना और नए नोट्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन कोई छोटा डिसीजन नहीं है। इसके पीछे सरकार के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी गोल्स की, वो कोर टारगेट्स जो डीमोनेटाइजेशन की सेंट्रल थीम कैरी करते हैं। सरकार का सबसे बड़ा टारगेट था ब्लैक मनी को खत्म करना, अनटैक्स्ड इनकम और करप्शन का वो काला धन जो सिस्टम के नीचे छुपा था, जैसे रियल एस्टेट और गोल्ड। कई लोग तो अपने घरों की अलमारियों में करोड़ों का अनटैक्स्ड कैश रखते थे। सरकार का आर्ग्यूमेंट था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट्स में ये कैश होल्ड हो रहा था, जिससे डायरेक्टली देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा था। डीमोनेटाइजेशन से ये नोट्स इनवैलिड हो जाते और होल्डर्स को भी इन नोट्स को बैंक में लेकर आना पड़ता, जहां प्रॉपरली पैन चेक होता और सस्पिशियस डिपॉजिट सामने आ जाते। इसका दूसरा प्राइमरी गोल था काउंटरफिट नोट्स को खत्म करना, क्योंकि हाई वैल्यू फेक नोट्स टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, स्पेशली बॉर्डर्स पर, जहां स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केसेस सामने आए। आरबीआई डाटा के मुताबिक 2011 से 2016 तक लाखों की क्वांटिटी में फेक नोट्स डिटेक्ट हुए, जो टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस कर रहे थे। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में फेक नोट्स का यूज करके वेपन बाइंग और टेरर ऑपरेशन जैसी चीजें कैरी आउट हो रही थी। नए नोट्स में बेटर सिक्योरिटी फीचर्स थे, जो इस एक्टिविटी को काउंटर करने में हेल्प करते। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के सेकेंडरी गोल्स की, जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्लान किए गए थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट गोल था डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, क्योंकि इंडिया में 90% से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी, जिससे इंडिया एक कैश हैवी कंट्री बन गया था, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, जहां मेजर वर्कफोर्स कैश डिपेंडेंट थे। इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसी जीडीपी कैरी करता था जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़ी हुई थी, और इसको फॉर्मल ट्रैक पर लाना जरूरी था। कैश टू जीडीपी रेशो की बात करें तो इंडिया की रेशो तब 12% थी। इसको दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो एडवांस इकोनॉमीज की रेशो बस 4 से 5% तक होती है। ज़्यादा कैश शैडो इकोनॉमी का साइन होता है। इससे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन से कैश फ्लो कम होता, जिससे इकोनॉमी भी ट्रांसपेरेंट बन जाती। पर इन सब पॉलिसीज का असली चेहरा तब दिखाई देता है जब ये आम इंसान की जिंदगी में इम्प्लीमेंट होती हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया ने सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट ही नहीं, बल्कि एक इमोशनल टेस्ट भी झेला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन के बाद पहले महीने में ही 80 से ज़्यादा डेथ्स हो गई थी, जिन्हें शॉक या फिर कैश रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से जोड़ा गया। कई इंडिपेंडेंट लिस्ट्स ने इस नंबर को 100 से ऊपर तक भी डॉक्यूमेंट किया था। कहीं लाइन में खड़े बूढ़े लोग हार्ट अटैक से गिर पड़े, कहीं किसी ने पैसे ना होने की वजह से सुसाइड कर लिया। कई हॉस्पिटल्स ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया, जिसके कारण कई पेशेंट्स टाइमली ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर गए। जिस टाइम पर नोट बैन हुए थे, उस टाइम रबी क्रॉप्स की सोइंग का टाइम पीरियड भी चल रहा था। फार्मर्स को सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए कैश चाहिए था, पर डीमोनेटाइजेशन की वजह से इतना कैश अवेलेबल ही नहीं था। इवेंचुअली लाखों फार्मर सीड्स नहीं खरीद पाए, जिससे सोन एरिया कम हो गया। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के लगभग 1.38 लाख क्विंटल व्हीट सीड्स कैश क्रंच की वजह से बिक ही नहीं पाए। बायर्स के पास कैश नहीं था, तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स या तो थ्रो अवे प्राइसेस पर बिके या फिर ग्रेन मार्केट में ही सड़ गए। फार्म लेबर को डेली वेजेस देना मुश्किल हो गया, जिससे काम भी पोस्टपोन हुआ।
कर्ज बढ़े और सुसाइड्स का प्रेशर और ज़्यादा इंटेंस हो गया। आपको पता ही होगा कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैश पे चलने वाला इंजन है। हाईवे ढाबास, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, ऑलमोस्ट हर चीज़ कैश डिपेंडेंट है, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के टाइम पीरियड में, क्योंकि उस वक्त यूपीआई और बाकी पेमेंट मेथड्स इतने ट्रेंडिंग में नहीं थे। डीमोनेटाइजेशन की वजह से ट्रक ड्राइवर्स को कैश शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स आई कि लाखों ट्रक्स हाईवेज पर खड़े रह गए क्योंकि ड्राइवर्स के पास फ्यूल और खाने के लिए वैलिड कैश नहीं था। इससे गुड्स की मूवमेंट स्लो हुई और सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन देखने के लिए मिली। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल और सिटीज की मार्केट्स पर इसका रिपल इफेक्ट दिखा। अब सवाल खड़ा हुआ कि ये सारा दर्द क्या सिर्फ कोलैटरल डैमेज था या फिर पॉलिसी डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे। सपोर्टर्स कहते हैं कि हर बड़े ऑपरेशन में शॉर्ट टर्म पेन होता है, पर लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन हेल्पफुल होगा। पर चलिए रिजल्ट्स की तरफ फोकस करते हैं, वो नंबर्स जो डीमोनेटाइजेशन के रिपोर्ट कार्ड की तरह एक्ट करते हैं। आरबीआई रिपोर्ट्स, जीडीपी डाटा और जॉब फिगर्स, ये सब कुछ साफ बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या फिर नहीं। सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट आया 2018 में, जब आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में फाइनल टैली अनाउंस करी। इन टोटल 15.44 लाख करोड़ रुपीस के नोट्स डीमोनेटाइज होने थे, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ रुपीस के नोट्स एक्चुअली डीमोनेटाइज हुए, मतलब 99.3% नोट्स बैंक में वापस आ गए थे। अब देखने के लिए तो ये डाटा काफी अच्छा लगता है, पर ये डाटा गवर्नमेंट के कोर नैरेटिव को चैलेंज करता है। गवर्नमेंट का प्राइमरी टारगेट ब्लैक मनी होल्डर्स को पकड़ना था, पर ऑलमोस्ट सारा पैसा बैंक्स में वापस आ गया था, तो सरकार का ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। सवाल उठा कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे होगा। असल में होल्डर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग से अपना काम निकाल लिया था। हवाला नेटवर्क चलते रहे और ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जन धन अकाउंट्स में भी मल्टीपल डिपॉजिट्स देखने के लिए मिले थे। क्रिटिक्स ने सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि ब्लैक मनी होल्डर स्मार्ट निकले, उन्होंने सिस्टम में गैप्स का फायदा उठाया। सपोर्टर्स का इस पे काउंटर था कि सस्पिशियस डिपॉजिट्स फिर भी प्रोब हुए थे, पर डाटा साफ बता रहा था कि डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी को कैश फॉर्म में मिटाने की जगह उसको बैंक में वापस ला दिया। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं जीडीपी पर नजर डालकर। फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2016 में जीडीपी ग्रोथ 8% थी, पर अगले साल जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो जीडीपी ग्रोथ बस 7.1% तक गिर गई। सबसे बड़ा झटका Q4 में लगा, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 6.1% तक आ गई थी। इकोनॉमिस्ट ने इसको डीमोनेटाइजेशन का डायरेक्ट फॉल आउट माना। कैश क्रंच ने कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और इनफॉर्मल एक्टिविटीज को डायरेक्टली हिट किया। जॉब सेक्टर में तो और भी ज्यादा बुरा हाल हुआ। CMIE के एक डाटा के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2017 तक 1.5 मिलियन जॉब्स डिसअपीयर हो गई थी। टोटल एम्प्लॉय काउंट भी 406.5 मिलियन से 405 मिलियन तक गिर गया। ये मोस्टली इनफॉर्मल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहा था, जिससे फैक्ट्रीज स्लो, स्मॉल बिजनेस बंद और डेली वेज वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में जरूर से आया होगा कि आखिरकार आरबीआई को इन नए नोट्स की प्रिंटिंग में कितना खर्चा आया होगा। तो 2016 से 2017 में प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर डबल से भी ज्यादा हो गया था। प्रीवियस ईयर का प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर 3,421 करोड़ रुपए था, पर इस बार 133% सर्ज के साथ ये 7,965 करोड़ रुपए हो गया। गवर्नमेंट का गोल फेक नोट्स को खत्म करना था, लेकिन नए नोट्स पर भी फेक डिटेक्शंस देखने के लिए मिले। काउंटरफिटर्स ने इस बार भी सिक्योरिटी फीचर्स क्रैक कर लिए थे। अब ये सारा डाटा इस बात को प्रूव करता है कि सरकार अपना प्राइमरी गोल अचीव करने में फेल हो गई थी। पर आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि प्राइमरी गोल के साथ सरकार ने कुछ सेकेंडरी गोल्स भी प्लान किए थे, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट था डिजिटल मेथड्स को प्रमोट करना। चलिए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो जब नोटबंदी हुई, लोग पूछने लगे कि अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो वो पेमेंट कैसे करेंगे। यहाँ से डिजिटल मोड्स, स्पेशली यूपीआई ने अपना गोल्डन फेज शुरू किया। डीमोनेटाइजेशन का शॉर्ट टर्म कैश क्रंच लोगों को फोर्स कर रहा था कि वो नए पेमेंट मोड्स को ट्राई करें। इससे डिजिटल ट्रेसेबिलिटी बढ़ी और इस ट्रेसेबिलिटी का एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिला। टैक्स सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक 2013 से 2014 में इनकम टैक्स रिटर्न्स का नंबर सिर्फ 3.8 करोड़ था, लेकिन 2017 से 2018 में ये नंबर बढ़कर 6.86 करोड़ तक पहुंच गया। कुछ ही ईयर्स में रफली 43 मिलियन से 68.6 मिलियन तक का ब्रॉड जंप दिखा। फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद अथॉरिटीज ने फॉर्मलाइजेशन पर भी काम किया। आइडिया ये था कि जितने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइबल होंगे उतना टैक्स कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिसके लिए पैन और आधार लिंकेज कैंपेन्स और भी ज्यादा अग्रेसिव हुए। कैश डिपॉजिट्स जो डीमोनेटाइजेशन फेज में हुए थे उनको स्कैन किया गया और सस्पिशियस अकाउंट्स को नोटिस भेजे गए। इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो ये पूरी तरह से फॉर्मल तो नहीं बन पाई, पर लोगों के अंदर एक डर बैठ गया कि सिस्टम सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है।
अब डीमोनेटाइजेशन को अच्छे से समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि ये पॉजिटिव आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट कैंपेन को जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं। सपोर्टर्स कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट्स वर्थ इट हैं। वहीं क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ग्रेजुअल रिफॉर्म से भी आ सकते थे, इतने बड़े झटके की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर आपका क्या ओपिनियन है इस डिबेट को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।